हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 11 में, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखो, सप्लाई कहीं ना कहीं आपका प्रोड्यूसर कंसेप्ट है। प्रोड्यूसर का मतलब आपको इस चैप्टर में प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है। इसका मतलब क्या कि आप ये सोचो कि अगर आप एक फैक्ट्री के मालिक होते, अगर आप एक फैक्ट्री के मालिक होते या आपने एक फैक्ट्री खोल रखी होती, तो सपोज अगर आप एक टॉफ़ी एक टॉफ़ी पहले 1 रुपये में बिक रही थी, अब अगर उसका प्राइस बढ़कर 2 रुपये हो जाए या वो 2 रुपये में बिकना शुरू हो जाए, तो आप ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करोगे या कम सामान बेचने की कोशिश करोगे? बीइंग ए प्रोड्यूसर, आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा प्राइस पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप सप्लाई भी ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। अब देखो, माइंड में क्या आएगा, सर आपने तो डिमांड वाले चैप्टर में बताया था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। मैंने बिल्कुल बताया था, लेकिन वो डिमांड थी, वो डिमांड कंज्यूमर कंसेप्ट है, यानी कि जब आपको कंज्यूमर के एंगल से सोचना था, अब आपको प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है। सपोज करो मैं दिल्ली में सामान बेचता था, या दिल्ली में पहले इन टॉफीज़ को बेचता था। अब जब मैं दिल्ली में बेचता था 1 रुपये में बिकती थी, जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाया तो दिल्ली में कस्टमर कम हो गए, मान गया। लेकिन अब आपको नई नई मार्केट खोजनी है कि कोई 2 रुपये में भी उस सामान को खरीदे। लॉजिक समझो, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुई, लेकिन वो एक अलग एंगल है सोचने का। लेकिन हम क्या सोचेंगे, हमारी कोशिश क्या रहेगी, चलो मान लिया भाई दिल्ली में सामान जो है वो कम बिक रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे जहां पर हमारा सामान बिके। तो अगर मैं 1 रुपये में सपोज करो 1000 पीस बेच रहा था सिर्फ दिल्ली में, प्राइस बढ़ गया या 2 रुपये में भी अब मैं उसे बेचना चाह रहा हूं, तो अब मैं दिल्ली से बाहर भी नई मार्केट में एक्सप्लोर करूंगा और अपनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये है इसका मतलब। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहले 1 रुपये में सपोज करो मुझे 10 पैसे बच रहे थे, अब 2 रुपये प्राइस हो गया तो मुझे 1 रुपया 10 पैसे बच रहे हैं। तो प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा तो प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं आपकी सेल करने की कोशिश भी ज्यादा करेगा। डन मेरी बात? ये चीज याद रखना, फिर आप कभी भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होगे। तो पूरे चैप्टर में प्राइस बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी। तो लिखता है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई रेफर्स टू द supply of a commodity refers to the various quantity of a commodity producer are willing to sell। willing to sell का मतलब वो 2 रुपये में 2000 क्वांटिटी बेचना चाहता है। एक्चुअल में कितनी बिकेगी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखो, मैंने कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन आपकी फ्रेम कर रखी है ताकि एक ही डेफिनेशन आपकी हर जगह पर काम आ जाए। तो देख लो, सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। जो एक प्रोड्यूसर बेचना चाहता है अलग अलग प्राइस पे और अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो देखो, से आपके पास प्राइस 1 2 3 4 5 प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो आप सप्लाई भी बढ़ाने की कोशिश करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता जा रहा है। यही आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। क्लियर मेरी बात? इसके बाद आपके पास सप्लाई और स्टॉक। ये कहीं ना कहीं आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी ये बुक में से आ जाता है, भैया सप्लाई और स्टॉक अलग अलग है या एक ही कंसेप्ट है? तो मैं कहता हूं भाई बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। स्टॉक का मतलब है वेयर हाउस में रखा हुआ सामान, गोदाम में रखा हुआ सामान। इसका सीधा सीधा हिसाब है कि भैया मैंने गोदाम के अंदर 10,000 पीस बनाकर रख लिए टॉफी के। इट इज ए पॉइंट ऑफ टाइम कंसेप्ट। पॉइंट ऑफ टाइम कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके गोदाम में कितना सामान उस टाइम पर रखा है। मैंने कहा भैया 31 मार्च को, 31 मार्च को, साल के आखिरी दिन गोदाम में कितने पीस रखे हैं, तो यह है आपका स्टॉक। साल के पहले दिन कितने स्टॉक रखे हैं, यह है आपका स्टॉक। यानी कि जब मैं किसी पर्टिकुलर तारीख, किसी पर्टिकुलर दिन, किसी पॉइंट, उस समय की बात करता हूं कि गोदाम में कितना माल रखा है, दैट इज स्टॉक।
ओके, सप्लाई उस स्टॉक का वो हिस्सा जो प्रोड्यूसर प्राइस पर या पर्टिकुलर प्राइस पर बेचने को तैयार हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे गोदाम के अंदर 10,000 पीस रखे हैं, मार्केट में 2 रुपए पे, मार्केट में 2 रुपए पर प्रोड्यूसर इसमें से सिर्फ 2,000 पीस बेचने को तैयार हुआ है, दैट इज सप्लाई। तो देखो क्या लिखता है, स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सामान उसके पास अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड आपका स्टॉक। द स्टॉक इज मीन्ड फॉर बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर सेल। भैया आज भी उस सामान को बेच सकते हो, फ्यूचर में चाहो तो फ्यूचर में भी बेच सकते हो। सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल एट गिवन प्राइस। एक पर्टिकुलर कीमत पर जितना प्राइस या जिस प्राइस पर प्रोड्यूसर सामान बेचने को तैयार हो जाता है, वो है आपकी सप्लाई। तो सिंपल भाषा के अंदर अगर मैं बात करूं तो सप्लाई कभी भी स्टॉक को एक्सीड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भैया? गोदाम में 10,000 पीस है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने पीस बेच सकते हो? दैट इज सप्लाई इज इक्वल्स टू स्टॉक। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, या सप्लाई हमेशा स्टॉक से कम रहेगी, यही हो सकता है। कभी भी स्टॉक को एक्सीड नहीं कर सकती। ओके, इसके बाद सप्लाई और स्टॉक के बीच का डिफरेंस आ जाता है। तो सप्लाई कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ टाइम कंसेप्ट है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम कंसेप्ट का मतलब है कि जैसे पर वीक, हर हफ्ते कितना माल बेचते हो, या फिर 1 मंथ में कितना माल बेचते हो, या पर मंथ कितना माल बेचते हो, या फिर 1 ईयर में, पूरे साल में आपने कितना माल बेचा, ये सब आपका आ जाता है सप्लाई में। लेकिन स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज ए पॉइंट ऑफ टाइम कंसेप्ट। तो लिखता है देखो क्या, सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग कीमत पर जो सामान बेचने के लिए तैयार रहता है, दैट इज सप्लाई। स्टॉक टोटल क्वांटिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर प्रेजेंट और फ्यूचर सेल के लिए। ये फ्लो कंसेप्ट है, ये पीरियड ऑफ टाइम कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पूरे साल तक चलता रहता है। ये स्टॉक कंसेप्ट जो है ये फ्लो कंसेप्ट नहीं है, ये पूरे साल की टाइम पीरियड की बातें नहीं करता। ये पॉइंट ऑफ टाइम कंसेप्ट है, ये आज की बातें करता है, ना तो कल की बात करेगा ना आने वाले कल की, ये सिर्फ आज प्रेजेंट की बात करेगा, आज गोदाम में कितना माल है। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम कंसेप्ट है। सप्लाई ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। सप्लाई का लेन देन हमेशा प्राइस से है, प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। स्टॉक का कोई भी लेना देना प्राइस से नहीं है, ये वो माल है जो गोदाम के अंदर रखा हुआ है। डन। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड, बिल्कुल सेम वही लॉजिक जो हमने सप्लाई और डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में पढ़ा था। तो यहाँ पर ही हम इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। तो क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटी की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर क्वांटिटी, या हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर जो प्रोड्यूसर सामान बेचना चाहता है एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली डेफिनेशन एक ही है, सिर्फ आपको क्या याद करना है कि डिफरेंट अलग अलग पॉइंट की जगह आपने लगा देना है पर्टिकुलर। तो बेसिकली ये जो आपका 3 रुपये पे 30 जो सामान आप बेच रहे थे, अगर मैं पूरी टेबल की बात करता तो वो थी आपकी सप्लाई की टेबल। लेकिन जब इस सप्लाई की टेबल में से मैं किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर प्राइस की बात करता हूँ, तब वो आपका बन जाता है क्वांटिटी सप्लाइड। तो वाइडर कंसेप्ट की बात करूं तो वाइडर कंसेप्ट कौन सा हो गया? सप्लाई, क्योंकि वो पूरी की पूरी टेबल को कवर कर रहा है, अलग अलग कीमत अलग अलग क्वांटिटी की बातें कर रहा है। और क्वांटिटी सप्लाइड एक पर्टिकुलर कीमत। मैं आपसे ये पूछ लूं भैया 3 रुपए पर आपने कितना माल बेचा, तब ये बन जाता है क्वांटिटी सप्लाइड। भैया 1 रुपए में कितना माल बेचते हैं, 2 में कितना, 3 में कितना, 4 में, जब मैं अलग अलग ऑप्शन ले लेता हूं तो वो सप्लाई। और जब मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन पर स्टक हो जाता हूं
क्वांटिटी सप्लाइड। तो देखो क्या लिखता है, सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। क्वांटिटी सप्लाइड स्पेसिफिक क्वांटिटी, पर्टिकुलर वर्ड भी यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक वर्ड भी यूज कर सकते हो। प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइस। क्लियर मेरी बात। इसके बाद आपके पास आ जाता है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल बोले तो सप्लाई की टेबल। अब सप्लाई की टेबल क्या शो करेगी? सप्लाई की टेबल सीधी सीधी भाषा है भाई, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन शो करेगी। तो बेसिकली डेफिनेशन वही है, एक ही डेफिनेशन है और उसी के अंदर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो देखो क्या होगा, सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू टेबल शोइंग। देखो यहां तक की लाइन मैंने नहीं लिखी है, ध्यान से देखना क्या लिखा है। सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टेबल, शेड्यूल था तो टेबल वर्ड यूज किया हमने, तो टेबल शोइंग उसके आगे क्या, डिफरेंट पॉइंट ऑफ सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखो यहां पर हम लिख देते हैं डिफरेंट कमोडिटी प्रोड्यूसर is willing to sell at different prices at different point of time। डेफिनेशन वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ टेबल था, शेड्यूल था तो टेबल वर्ड यूज कर दिया। अगर शेड्यूल जैसे इंडिविजुअल आएगा भी, शेड्यूल के आगे दो टाइप्स आ जाएंगी, एक है आपके पास इंडिविजुअल शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और एक है आपके पास मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके अब इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब एक सिंगल सेलर क्या माल बेचता है, तो डेफिनेशन के अंदर क्या चेंज करना है, सप्लाई शेड्यूल की जगह हम वर्ड यूज करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। सिंगल प्रोड्यूसर, एक अकेला प्रोड्यूसर क्या सामान बेचना चाहता है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइस ऑफ टाइम। तो बेसिकली एक यहाँ पर हमने क्या सी चेंज कर दी, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। तो हमारे पास सप्लाई शेड्यूल दो टाइप्स के हैं, एक इंडिविजुअल यानी सिंगल फर्म का, एक अकेली फर्म, एक अकेली फैक्ट्री क्या माल बेचती है, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब उस एरिया में जितनी भी फैक्ट्री हैं वो क्या क्या माल बेचती हैं। तो ये बन जाता है ऑल फर्म्स इन मार्केट, ये आपका बन जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो सिर्फ जब मैं एक टेबल की बात करता हूं, जब मैं एक फैक्ट्री की बात करता हूं, तब वो आपका बन जाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो देखो यहां पर आपका प्राइस दे रखा है और यहां पर आपकी क्वांटिटी दे रखी है। तो एक ही फैक्ट्री की है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा, रेफर्स टू द सप्लाई शेड्यूल ऑफ ऑल फर्म्स इन द मार्केट, उस मार्केट में जितनी भी फर्म्स है दैट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो से वहां पर दो फर्म है, एक फर्म ए और एक फर्म बी, तो दोनों अलग अलग सप्लाई कर रही होंगी, और जब मैं इन दोनों की सप्लाई को जोड़ दूंगा तब आपका बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व या मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो 0 0 + 0, 10 और 5 15, 20 और 10 30, 30 और 15 45। ये बहुत मुश्किल सी टेबल लग रही होगी, तो मैं आपको एक इजी सी टेबल बता देता हूँ। यूनिट्स लिख लो ऐसे 1 2 3 4 5। फैक्ट्री ए एफ ए लिख रहा हूँ, तो फैक्ट्री ए के अंदर आप ऐसे 10 20 30 40 50 ऐसे लिख लो। उसके बाद दूसरा वाला लिख लो फैक्ट्री बी, फैक्ट्री बी के अंदर 20 से शुरू कर लो, 20 30 40 50 60। अब मार्केट वाली बना लो, टोटल कर दो, 10 + 30 और 50, उसके बाद 70, उसके बाद 90 और उसके बाद 110। टेबल आप अपनी मर्जी की बना सकते हो, तो मैंने उसे
बड़ा इजी तौर से बना दिया। इसे याद करना मुश्किल था, लेकिन जो मैं बना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। तो देखो, इंडिविजुअल सप्लाई इज ए टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटी दैट इंडिविजुअल, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिविजुअल। तो देखो, मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन यूं की यूं कॉपी कर दी। तो एक सिंगल प्रोड्यूसर क्या सामान बेचना चाहता है, दैट इज आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और यहीं पर ही हम लिख देते ऑल फर्म्स इन द मार्केट या ऑल प्रोड्यूसर इन द मार्केट, तब ये आपकी बन जाती मार्केट वाली डेफिनेशन। तो बेसिकली जब आपको एक डेफिनेशन याद कर ली मेन वाली, उसी के अंदर मॉडिफाई करते जाओ। शेड्यूल लिखा है तो टेबल लिख दो, नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है सप्लाई कर्व, कर्व बोले तो ग्राफ, तो बस और कुछ चेंज नहीं करना। अब वो मेरे से पूछे सप्लाई कर्व क्या है, भैया ये ग्राफ है। ग्राफ है, किसका ग्राफ है भैया, ये ग्राफ है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, प्रोड्यूसर जो बेचना चाहता है। अब वो मेरे से पूछे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है, भैया ये भी कर्व है, ये भी ग्राफ है, जो सिंगल सेलर क्या माल बेचना चाहता है वो शो कर रहा है। तो देखो, बिल्कुल यही बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, सप्लाई कर्व और एक स्लोप। तो सप्लाई कर्व की बात करें तो कर्व बोले तो ग्राफ, तो ग्राफ फिर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होगा, इंडिविजुअल फर्म का ग्राफ। और अगर मार्केट सप्लाई कर्व पूछूं तो मार्केट सप्लाई का ग्राफ। तो बेसिकली अगर मैं इनकी टेबल जो मैंने बनाई है, जब मैं इसके अलग अलग ग्राफ बना दूंगा, जब मैं इसके अलग अलग ग्राफ बना दूंगा, तब वो आपका क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और जब मैं इस मार्केट वाली यूनिट से डाटा उठाकर ग्राफ बना दूंगा, तब वो क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व। तो देखो क्या लिखता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कहा ना, ऑफ ए सप्लाई शेड्यूल। तो टेबल की जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, तब वो आपका बन जाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये स्लोपिंग अपवर्ड होगा, ऊपर की साइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है सप्लाई कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिलेशन दिखाई दे रहा है। यही चीज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। मार्केट सप्लाई कर्व फिर से वही एक इंडिविजुअल फर्म का बनाया, ये वाला बनाया, और जब मैं इन दोनों का टोटल करके टोटल वाली टेबल का ग्राफ बना दूंगा, तब वो आपका बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। ओके, मेरी बात यहाँ तक कोई डाउट, ओके। इसके बाद आपके पास कहीं ना कहीं स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व आ जाता है। ये हमने डिमांड में भी पढ़ा था, यह पूरी बुक में कहीं भी पढ़ सकते हो। देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा था कि आपने वाई एक्सिस पर प्राइस लिया और एक्स एक्सिस पर आपने क्वांटिटी ली। एक बार मैं आपको ग्राफ फिर से दिखा देता हूँ। देखो, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं पी एक्स वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो प्राइस ऑफ एक्स हो गया, ये क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी हो गया। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, और कुछ डायग्राम आपका इस तरीके से बना, ये ठीक है। ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। जब भी वो मेरे से किसी लाइन की स्लोप पूछता है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ वाई एक्सिस पर होता है डिवाइडेड बाय जो भी चीज़ एक्स एक्सिस पर होती है। हमने ये बात पहले भी करी है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपकी वाई एक्सिस पर है, उसमें जो चेंज आ रहा है दैट इज़ डेल्टा पी, और जो आपकी एक्स एक्सिस पर चीज़ है दैट इज़ डेल्टा क्यू। तो जब भी वो मेरे से स्लोप पूछे, तो सिंपल है डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, जो भी चीज़ आपकी वाई एक्सिस पर है डिवाइडेड बाय जो भी चीज़ आपकी एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास हम क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस पर ये, तो उसके बीच में जो चेंज आता है वही आपकी ढलान को शो करता है। तो सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है। स्लोप ऑफ अ सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो यही चीज़ हमने बताई, चेंज इन प्राइस का मतलब चेंज को हम हमेशा डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। तो स्लोप का फॉर्मूला आपके पास हो गया, स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, ये हो गया आपका डेल्टा पी, ये डेल्टा क्यू। तो ये देखो, एक ही लाइन के ऊपर ऐसे ट्रायंगल बना के दिखा रहा है। मैंने आपको बता दिया लाइन बनती कैसे है। प्राइस 10 से 15 हो गया, तो मैं पहले 100 पीस बेचता था, अब 200 पीस बेचने लग गया। ऐसे मैंने एक टेबल बना ली, एक डायग्राम बना लिया, और उसके बाद में इजीली स्लोप को शो
कर सकता हूँ। और अगर मेरे से यहाँ पर डिमांड की स्लोप पूछ लेता, तो भाई डायग्राम डिमांड का सेम ही होता है। देखो डिमांड का डायग्राम सेम ही होता है, यहाँ पर प्राइस होता है, यहाँ क्वांटिटी होती है, लेकिन डिमांड का कुछ ऐसे नेगेटिव स्लोप होता है। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू तो था, साथ में आगे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, यानी पता लग जाएगा प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशन है। डन। इसके बाद वही जैसे सप्लाई फंक्शन हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, सेम यही टॉपिक कुछ ऐसा हमने पढ़ा था डिमांड के अंदर। वहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था या डिमांड फंक्शन पढ़ा था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर वही था, ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो देखो कितने सारे फैक्टर हैं जो सप्लाई को प्रभाव डालते हैं। मैंने कहा था भैया चलो इन दोनों को अलग अलग समझ लो, ओन प्राइस को अलग समझ लो और बाकी सबको अलग कर लो, ऐसे है। तो सबसे पहले मैं जब अपने प्रोडक्ट के प्राइस की बात करता हूं, मैंने कहा कि भाई सपोज करो मैं पेन बेचता हूं, इस पेन की कीमत है 5 रुपये, ठीक है, से ये ₹5 का पेन है, ऑन प्राइस। अब इसका प्राइस हो गया 10 रुपये। मैं पहले बेचने की कोशिश करता था 1000 पीस, प्राइस बढ़ते ही मैंने कोशिश किया कि अब मेरे 2000 पीस बिक जाए। बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने दिमाग से निकाल दी, अभी सिर्फ मेरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज आया। तो लिखता है ऑन प्राइस का मतलब सिर्फ मैं अपने कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहा हूं, सप्लाई में जो चेंज आया है वो मेरी कीमत की वजह से आया और किसी अदर फैक्टर की वजह से नहीं। तो यहां पर अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। ओके, तो जनरली हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस लोअर विल बी द सप्लाई। एक पॉइंट इसके अंदर और लिखेंगे, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखने के बाद आप ये रिलेशनशिप डेवलप करते हो। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं बाकी सारे फैक्टर्स हम अलग ग्रुप में रख सकते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमने पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स ही हम स्टडी करते हैं रिलेटेड गुड्स में। इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, उसके बिना आपकी कहानी नहीं बनेगी। सपोज करो मेरे पास 10 लाख रुपए है। ओके, अब मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो मैं चाय का बिजनेस भी करना चाहता हूं और कॉफ़ी का बिजनेस भी करना चाहता हूं। दोनों में ऑलमोस्ट भाई खेती बाड़ी ऑलमोस्ट टेक्निक सेम सी रहती है, कहीं ना कहीं पहाड़ों पर ही होता है, कुछ इस तरीके से आप समझो। तो से 5 लाख रुपए आपने चाय के बिजनेस में लगा दिए और से 5 लाख रुपए आपने कॉफ़ी के बिजनेस में लगा दिए, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये दोनों के दोनों मार्केट में 200 रुपये किलो बिकती है, ये भी 200 रुपये किलो बिकती है, ये भी 200 रुपये किलो बिकती है। तो प्रोड्यूसर के लिए कोई टेंशन वाला मैटर नहीं था, दोनों में से कुछ भी बेच दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट सेम चल रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात, अब अगर कॉफ़ी का प्राइस 250 रुपये किलो हो जाए, से कॉफ़ी जो है वो 250 रुपये किलो में बिकना शुरू हो जाए, अब क्या करूं? या प्रोड्यूसर को ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, ध्यान से सोचना समझना और बताना। चाहे तो 1 मिनट ले लेना। अब उसे कौन सा सामान ज़्यादा बेचना चाहिए, चाय ज़्यादा बेचनी चाहिए या कॉफ़ी ज़्यादा बेचनी चाहिए? अब उसे प्रॉफिट ज़्यादा किस में दिखाई दे रहा है? तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है कॉफ़ी में। अब प्रोड्यूसर क्या करे? देखो यहाँ पर प्राइस मेरा प्रोडक्ट था से चाय मेरा प्रोडक्ट था, चाय का प्राइस तो सेम है, चाय के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन फिर भी चाय की सप्लाई गिरना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब प्रोड्यूसर को लग रहा है कि कॉफ़ी बेचने में ज़्यादा मार्जिन है, तो वो अपनी सारी ताकत कॉफ़ी बेचने में लगाएगा। आ गया ना समझ? क्यों? प्राइस बढ़ते। तो देखो क्या हुआ, पड़ोसी का प्राइस बढ़ा और मेरी जो सप्लाई है वो कम हो गई। हुई या नहीं हुई? क्यों कम हो गई? क्योंकि जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर को सब्स्टिट्यूट गुड बेचना फायदेमंद लग रहा है, अब मेरा प्रोडक्ट फायदेमंद नहीं लग रहा। आ गया समझ?
तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सप्लाई ऑफ ए गुड्स डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कंसीडर ए फर्म सेलिंग टी, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइज इन द मार्केट द फर्म विलिंग टू सेल लेस टी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। भाई सीधी सी बात है, अगर कॉफी का प्राइस मार्केट में बढ़ गया तो प्रोड्यूसर को क्या लगेगा, प्रोड्यूसर को लगेगा भैया कॉफी बेचने में ज्यादा मार्जिन है, सारे रिसोर्सेज सारे पैसे सब कुछ चाहे से निकालेगा और कॉफी के बिजनेस में लगाना शुरू कर देगा। द सेम क्वांटिटी ऑफ टी विल बी सोल्ड एट ओनली हायर प्राइस। भैया वो उतनी क्वांटिटी चाय की तभी बेचना चाहेगा जब चाय का प्राइस बढ़ेगा। आ गया लॉजिक समझ में? यही चीज, यही स्टोरी आपको याद रखनी है। ये ऐसी स्टोरी साइड में बना लेना, हमेशा याद रहेगी, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री का मतलब मार्केट में कितनी फैक्ट्रियां हैं। भैया फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, फैक्ट्रियां कम होगी तो सप्लाई कम होगी, नेचुरल सी बात है। 100 फैक्ट्री हैं तो सप्लाई कम, 1000 फैक्ट्री हो जाएंगी तो सप्लाई ज्यादा, यही है इसका मतलब। तो लिखता है मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अ फर्म, इंक्रीज इन द नंबर, इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म, डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई। गोल ऑफ अ फर्म, गोल दो तरह के हैं, गोल आपके पास दो तरीके के हैं, या तो भैया प्रॉफिट कमा लो या तो भैया सेल बढ़ा लो। अब सेल बढ़ानी है तो प्राइस सेम रखना पड़ेगा, जो प्राइस था वही चल रहा है और आप उसके ऊपर ज्यादा माल बेचने की कोशिश कर रहे हो। अब प्रॉफिट कमाना है आपको, सो सेल छोड़ यार, टेंशन नहीं, प्रॉफिट चाहिए अपने को, तो प्राइस ज्यादा रख लो चाहे सेल कम हो जाए, यही बात वो यहां लिखेगा। इफ ए गोल ऑफ अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैंने क्या कहा, अगर मेरा एम जो है, मेरा जो गोल है वो प्रॉफिट कमाना है, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा प्राइस के ऊपर मोर क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड एट हायर प्राइस। तो ज्यादा माल तभी बेचूंगा जब आपको कीमत ज्यादा मिलेगी। कब? जब मुझे प्रॉफिट कमाना है। और जब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो गोल है वो सेल मैक्सिमाइजेशन है, सेल बढ़ाना है, तो सेम प्राइस पर भी मैं ज्यादा माल बेचने की कोशिश करूंगा। तो मोर विल बी सप्लाइड एट इवन सेम प्राइस। क्लियर मेरी बात? इसके बाद आ जाता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब आपको पता ही है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जिसकी मदद से प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें मैं सबसे आसान लेबर को उठा लेता हूं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। भैया लेबर है, मुझे 500 रुपये में मिलती थी, दिवाली का टाइम आया, लेबर ने कहा कि भैया हम तो 800 रुपये लेंगे, बढ़ा दी तनख्वाह। तनख्वाह बढ़ते ही मेरे खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो गया ना, प्राइस बढ़ा नहीं सकता, तो इसीलिए मेरे पास क्या, जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। अब क्या मैं माल बेचने का मन करेगा क्या? नहीं करेगा। देखो, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू द प्राइस अफेक्टेड बाय फैक्टर यूज्ड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। इफ द फैक्टर प्राइस डिक्रीज, अगर लेबर सस्ती हो जाती तो 500 रुपए वाली लेबर मुझे 300 रुपए में मिलती तो मेरा खर्चा कम हो जाता, खर्चा कम हो जाता तो प्रॉफिट बढ़ जाता, और प्रॉफिट बढ़ जाता तो मैं सप्लाई बढ़ाता या नहीं बढ़ाता? बढ़ाता ना। तो देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस, अकॉर्डिंगली मोर ऑफ अ कमोडिटी इज सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो सेम लेवल पर, सेम प्राइस पर मैं ज्यादा से ज्यादा सामान बेचने की कोशिश करता या नहीं करता? क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि मुझे जो सामान सपोज करो पहले 5 रुपए में पड़ता था, अब वो 3 रुपए में पड़ने लग गया, तो इसीलिए मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। कन्वर्सली अगर प्राइस बढ़ जाता फैक्टर्स का तो क्या होता? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती, प्रॉफिट कम हो जाता, तो मुझे सप्लाई को कम करना पड़ता। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तेजी से प्रोडक्शन करेंगे, तेजी से सप्लाई करेंगे, हायर द प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि लेटेस्ट टेक्निक है तो खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई ज्यादा। और अगर मेरी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो भैया कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो मैं सप्लाई भी कम करूंगा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर के अंदर प्राइस बढ़ने वाला है। देखो, ये बड़ा इजी है, लोगों को बड़ा लगता है कि पता नहीं सर ने क्या बता दिया। भाई सपोज करो आज मार्केट में आप सप्लायर हो और आप चीनी बेचते हो, से शुगर, 40 रुपए किलो में बिक रही है चीनी, आपको पता है अगले हफ्ते यही चीनी 60 रुपए में बिकेगी। प्रोड्यूसर हो भैया, क्या करोगे? सामान ज्यादा बेच दोगे, आज ही गोदाम खाली कर दोगे 40 रुपए में, या 60 रुपए का वेट करोगे? सोचो, आप प्रोड्यूसर हो,
आ गया ना समझ। देखो लिखा हुआ किताबों में बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में जब मैं स्टडी करता हूँ ना, इतना मुश्किल है ही नहीं। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट मैं आपको कहता हूँ कोई नहीं है, अगर मैंने इंटरेस्ट से पढ़ लिया तो। देखो मैंने क्या कहा, 40 रुपये चीनी थी, 40 रुपये चीनी थी, आपको पता है अगले हफ्ते ये 60 रुपये हो जाएगी, तो मैं सामान को होल्ड करके रखूंगा, बेचूंगा नहीं। नहीं बेचूंगा ना, क्योंकि जब वो महंगा हो जाएगा तब बेचूंगा। क्लियर। तो प्रेजेंट में सेल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आपकी प्रेजेंट की सेल कम। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये 40 रुपए वाली चीनी जो है वो सिर्फ भैया 20 रुपए में बिकेगी, कुत्ता भी नहीं पूछेगा इसको, तो क्या करोगे, आज की आज सारा माल बेच के नक्की कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट में सेल बढ़ जाएगी। तो लिखता है इफ ए प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज इन नियर फ्यूचर, करंट सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। और ऑन द अदर हैंड अगर मुझे लगता है कि कीमत गिर जाएगी तो प्रेजेंट की सप्लाई बढ़ देगा और बढ़ जाएगी, मतलब आज की सामान बेच के नक्की कर देगा, 40 में ही सारी गोदाम की चीनी खत्म करने की कोशिश करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी की बात करती है। अगर गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया तो प्रॉफिट कम तो सप्लाई कम। और गवर्नमेंट ने अगर मुझे सब्सिडी दे दी, छूट दे दी, रिलैक्सेशन दे दी, तो प्रॉफिट ज्यादा, और प्रॉफिट ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। इंक्रीज इन टैक्सेशन, डिक्रीज इन सप्लाई, वाइल इंक्रीज इन सब्सिडी में इंक्रीज इट। आ गया समझ। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखने के बाद अगर मैं प्राइस को बढ़ाता हूं तो मेरी सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस को कम करता हूं तो सप्लाई कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखने के बाद क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज विद इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी है। ओके तो अब आप टेबल बनाना चाहो तो एक ही टेबल याद कर लो, बार बार आपको नई नई टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। वही 1 2 3 4 5 वाली, फिर 10 20 30 40 50 ये वाली टेबल याद कर लो, हर जगह पर ये वाली टेबल चल जाएगी। डायग्राम आसानी से बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक डायग्राम बनाकर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप प्राइस लिखते हो, यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखते हो। प्राइस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्वांटिटी 10 20 30 40 50। तो प्राइस 1 क्वांटिटी 10, प्राइस 20 क्वांटिटी, प्राइस 2 क्वांटिटी 20, उसके बाद प्राइस 3 क्वांटिटी 30, प्राइस 4 क्वांटिटी 40, प्राइस 5 ये। तो अब आप ऐसे इसको जोड़ दोगे तो ये आपकी सप्लाई कर्व बन जाएगी। मैंने थोड़ा रफली बना दिया, आप आराम से फेयरली से बना सकते हो। अजम्पशन, देखो ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना। जो भी चीज़ आपने कांस्टेंट रखी थी, अदर थिंग्स जो आपने कांस्टेंट रखी थी, ये सारी वही चीज़ें हैं। तो भैया मैंने कहा था ना कि प्राइस को अलग पढ़ेंगे और बाकी सारे फैक्टर्स को अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम प्राइस की स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई में, तो बाकी सारे जो 7 फैक्टर बचे थे उन्हें हमने कांस्टेंट रख लिया। कौन कौन से थे 7 फैक्टर? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, टेक्निक में कोई चेंज नहीं होगा, गोल ऑफ द फर्म में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं होगा, नियर फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के टैक्सेशन, गवर्नमेंट की सब्सिडी में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आ जाता है, एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई का मतलब है जहां पर आपकी लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या थी? प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, यही थी ना लॉ ऑफ सप्लाई। जब ये आपकी फेल हो जाती है तब हम उसे कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ओके मेरी बात। तो एक्सेप्शन में सबसे पहले आपके पास आ जाता है एग्रीकल्चर आउटपुट। सीधी भाषा में प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे। मैं फार्मर के पास गया, मैंने कहा भैया मुझे 1 बोरी गेहूं दे दो और 5,000 रुपये ले लो। फार्मर कहता है जी अभी तो गेहूं बोया है, अभी तो टाइम लगेगा, 6 महीने बाद आना, आपको जितना कहोगे उतना गेहूं दे दूंगा। आप अभी अड़ गए अपनी बात पे, ना 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 ना, हमें तो भैया 5,000 की जगह 10,000 ले लो, लेकिन अभी अभी गेहूं दे दो। ठीक है, वो किसान कह रहा है जी नहीं हो सकता। मैंने कहा जी 20,000 ले लो लेकिन गेहूं अभी दे दो। तो देखो क्या हुआ,
एग्रीकल्चर आउटपुट में 6 महीने लगने हैं तो लगने हैं। आप 2 लाख दे लो, 2 करोड़ दे लो, लेकिन आप उसको 6 महीने से पहले तोड़ नहीं सकते, हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू द एग्रीकल्चर आउटपुट। इट इज़ गवर्नड बाय नेचुरल फैक्टर, कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर से गवर्न करती है। इफ़ ड्यू टू नेचुरल कम्युनिटीज देर इज फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ वीट देन सप्लाई विल नॉट इंक्रीज नो मैटर वट द प्राइस इज। भैया बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सपोज ओले वगैरह गिर गए, आपकी फसल खराब हो गई, बाजार में स्टॉक की कमी हो गई, चीज़ों की कीमत बढ़ गई, लेकिन आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, आप चाह कर भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब मैं आपको कहूँ, भाई एम.एफ. हुसैन साहब ने एक पेंटिंग बनाई, एम.एफ. हुसैन साहब ने एक पेंटिंग बनाई, एक पेंटिंग बनाई है, उसकी कीमत ऐसे 10 करोड़ रुपए, एक बनाई है तभी 10 करोड़ है। अगर इसी की 100-200 कॉपियां बना देते ना तो कोई भी बंदा उसे 10 करोड़ में नहीं खरीदता। तो सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब अलग से पहचान वाली चीज़ें। सप्लाई ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन गुड इज रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइस टेंड्स टू राइज। तो वो तब भी लिमिटेड रखी जाती हैं, आपको पता है कि लिमिटेड है तभी उसकी कीमत है, अगर लिमिटेड नहीं होती तो उसकी कीमत नहीं होती। लिमिटेड एडिशन वॉचेस देख लो, हर कंपनी निकालती है 10 या 12-15 वॉचेस, वो 10,000 वॉचेस क्यों नहीं निकाल देती, वरना उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। पेरिशेबल गुड्स, सब्जियां, तो देखो क्या लिखता है, अभी जैसे आपने सपोज करो रेडी वाला जो है, आपने शाम को जब वो घर जा रहा होता है तो देखा होगा वो आपको सब्जी की कीमत कम करके भी अपनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? पेरिशेबल गुड्स का मतलब है कि अगले दिन वो गुड्स खराब हो जाएंगे। अब अगले दिन आपको पता है वो गुड्स खराब हो जाने, कबाड़ में फेंकने पड़ेंगे, कूड़े में फेंकने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है भैया आज प्राइस कम करके भी सप्लाई बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। At the given point of time, seller may willing to sell more of the perishable goods even at a lower price. This is because shelf life of perishable goods is very short. तो कहीं ना कहीं आपको पता है कल तक ये खराब हो जाने, शेल्फ लाइफ इसकी कम है, तो कहीं ना कहीं आप इसे आज ही नक्की करने की कोशिश करोगे, प्राइस कम करके भी सेल बढ़ाने की कोशिश करोगे। यही है इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ तीनों के तीनों फैक्टर्स पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होती। क्लियर मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ और एक बार देखो। इसके बाद आपके पास आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक इस चैप्टर में से, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। और कहीं ना कहीं मैं इसे मूवमेंट और सप्लाई या शिफ्टिंग भी कह सकता हूँ। देखो क्या लिखता है आपके पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या चेंज इन सप्लाई। देखो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम कहीं ना कहीं प्राइस के एंगल से पढ़ते हैं, और जब हम इसको प्राइस के एंगल से पढ़ते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को, अदर फैक्टर्स को यहाँ पर हम कांस्टेंट रख लेते हैं। तो अदर फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो जब भी हम चेंज इन सप्लाई को पढ़ते हैं तब क्या होगा? तब इसका उल्टा हो जाएगा। चेंज इन सप्लाई के अंदर यहाँ पर प्राइस तो आपका कांस्टेंट हो जाता है, यानी प्राइस कौन से वाला? ऑन प्राइस को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपनी कॉमोडिटी का प्राइस। तो यहाँ पर जो है ऑन प्राइस जो है वो आपका हो जाता है कांस्टेंट। और क्या चीज़ चेंज होगी फिर? अदर फैक्टर्स जो है वो आपके यहाँ पर चेंज होंगे। लॉजिक समझ में आया? तो जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो वो क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में ऑन प्राइस तो चेंज होगा और अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। और जब मैं चेंज इन सप्लाई की बात कर रहा हूं तब क्या होगा? जब आपका प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा और कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। अब ये अदर फैक्टर्स कौन से? जब हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि भाई 7 फैक्टर्स जो है वो अदर फैक्टर्स है। तो यहाँ पर वो जो 7 फैक्टर्स थे, यहाँ पर वो जो 7 फैक्टर्स थे वो सब अदर फैक्टर्स थे और ऑन प्राइस जो है वो अलग था। यही बात हम कर रहे हैं। तो जब भी हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बातें करते हैं, जब भी हम प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज होने की बातें करते हैं, तब हम उसे कहते हैं मूवमेंट। तब हम उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या मूवमेंट कहते हैं। और जब भी हम प्राइस को छोड़कर बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंजेस की बात करते हैं, तब हम उसे कहते हैं शिफ्टिंग।
ओके, मूवमेंट और शिफ्टिंग फिर से मैंने आपको अलग अलग बता दिया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वो देखो। ओके, तो यहाँ पर आपके पास मूवमेंट में मैंने क्या कहा था, सपोज करो ये मेरा एक घर है, सपोज करो ये मेरा एक घर है और मैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। ओके, अब मैं अगर अपना सामान जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर ले जाऊँ, तो मैं अपने दोस्त का फ़ोन आए तो उससे क्या कहूँ, भाई मैंने घर शिफ्ट कर लिया है, क्या मैं ये बात यूज़ करूँगा? नहीं, मैं ये कहूँगा कि भाई मैंने अपना सामान जो है वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर मूव कर लिया है। तो शिफ्टिंग का मतलब और मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जब मेरा सप्लाई कर्व तो सेम है लेकिन मैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हूँ, तब वो आपका बन जाता है मूवमेंट। और शिफ्टिंग क्या होगा, ये मेरा घर है, मैं पहले यहाँ पर रहता था ग्राउंड फ्लोर पर, अब मैंने इस घर को छोड़कर मैं दूसरे घर पर शिफ्ट हो गया, अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया, तब मैं उसे वर्ड यूज़ करता हूँ शिफ्टिंग। तो जब मेरा सप्लाई कर्व या तो आगे की साइड चला जाए या पीछे की साइड चला जाए, उसे मैं शिफ्टिंग वर्ड यूज़ करता हूँ। ओके, मेरी बात ये उन लोगों के लिए था जो लोग मेरे से अभी अभी नए नए जुड़े हैं। ओके, एक बार हम इसे थोड़ा और एक्सचेंज कर दें। यस, तो अब आपके पास यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो आपकी मूवमेंट होती है वो कहीं ना कहीं दो टाइप्स की होती है। मूवमेंट कौन कौन सी होती है, दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी एक्सटेंशन और एक होती है आपकी कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब है सप्लाई का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मतलब है सप्लाई का घटना। ओके, अब एक्सटेंशन सप्लाई कब बढ़ती है भाई, प्राइस की वजह से सप्लाई कब बढ़ती है, तो बेसिकली जब आपका प्राइस बढ़ता है तभी आपकी सप्लाई बढ़ती है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, आप एक टेबल भी बना सकते हो प्राइस और क्वांटिटी वाली। भाई पहले प्राइस था 10 रुपये तो मैं बेच रहा था 100 पीस, अब प्राइस हो गया 15 रुपये, अब मैं बेच रहा हूँ 200 पीस। हो गया ना, प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में इसका रिवर्स हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो रहा है तो इसीलिए सप्लाई सिकुड़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर भी मैं एक टेबल बना सकता हूँ। ये है आपका, सपोज प्राइस 15 था तो मैं 200 पीस बेच रहा था, प्राइस कम हो गया तो मैंने 100 पीस बेचना शुरू कर दिया। तो इसी टेबल का मैंने रिवर्स पार्ट बना दिया और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। अब मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। तो देखो, ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ये है प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी। अब मैं देखो प्राइस 10 था तो मैं 100 पीस बेच रहा था, तो प्राइस हो गया 10 और 15, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 100 और 200। ओके, तो प्राइस जब 10 था तो मैं 100 पीस बेच रहा था, प्राइस जब 10 था तो मैं 100 पीस बेच रहा था, मैं इस पॉइंट पर था। अब प्राइस 15 हो गया तो मैं यहाँ पर 200 पीस बेच रहा हूँ, अब मैं इस पॉइंट पर हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको तो पहले मैं इस पॉइंट पर था, अब मैं इस पॉइंट पर हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ मैं नीचे से ऊपर वाली तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इसे कहीं ना कहीं अपवर्ड मूवमेंट भी कह सकता हूँ। ओके, मेरी बात यहाँ तक कोई डाउट? तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई का बढ़ना, कैसे बढ़ रही है, क्वांटिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, और ये है अपवर्ड मूवमेंट। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के डायग्राम पे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का डायग्राम भी कुछ इसी तरीके से होगा। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, और प्राइस है आपका 15, आप 200 पीस बेच रहे हो। प्राइस 10, 15, 100, 200। प्राइस है आपका 15, आप 200 पीस बेच रहे हो, तो आप पहले इस पॉइंट पर हो, और अब आपका प्राइस कम हो गया, अब आप 100 पीस बेच रहे हो। तो अब आपकी यहां पर दिखाई देगी डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट।
क्लियर मेरी बात? तो कहीं ना कहीं आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, किस वजह से कम हो रही है? क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, इसीलिए आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के अंदर एक ही कारण है प्राइस का बढ़ना, और इससे आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई का कम होना, एक ही कारण है, दैट इज़ प्राइस का कम होना, और इसलिए आपको यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई देती है। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको कंटेक्स्ट समझाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आपके पास चेंज इन सप्लाई के अंदर भी दो टॉपिक्स हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा टॉपिक है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई का बढ़ना, सप्लाई का घटना, लेकिन यहाँ पर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आएंगे, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जब हम टेबल बनाएंगे तो आपको साफ साफ क्लियर दिखाई देगा। प्राइस 10 था, मैं 100 पीस बेच रहा था, प्राइस अभी भी 10 रुपये ही है, लेकिन अब मेरे 200 पीस बिकना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया कहीं ना कहीं कोई और कारण है जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज आया है, अदरवाइज सप्लाई में चेंज नहीं आता। ऐसे ही यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, और कहीं ना कहीं आपके पास फिर से 10 रुपये में मैं पहले 100 पीस बेच रहा था, प्राइस अभी भी 10 रुपये है, लेकिन मेरे पीस बिकना कम हो गए। दैट इज़ आपका क्या हो गया? दैट इज़ आपका सप्लाई कम हो गई, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ पर जब डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तब कैसे डायग्राम बनेगा? यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, कहीं ना कहीं प्राइस तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मैंने प्राइस को यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पॉजिटिव होता है तो ऐसे ऊपर की साइड आपको दिखाई देगा। तो पहले मैं बेच रहा था 10 रुपये के ऊपर, प्राइस तो 10 ही है, मैं 100 पीस बेच रहा था, अब प्राइस तो सेम ही है और मेरा सामान ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। तो अब हम इसे कहेंगे राइट वर्ड शिफ्टिंग। इस लाइन के राइट साइड जा रही है ना, देखो ये चीज़, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? राइट वर्ड शिफ्टिंग। क्या कहेंगे? राइट वर्ड शिफ्टिंग, या फिर हम इसे कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग, आगे की साइड जाना। ओके, अब आ जाते हैं हम डिक्रीज इन सप्लाई के ऊपर। डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर प्राइस देखो, पहले ऐसे ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। पहले आप 100 पीस बेच रहे थे, अब आपका जो है किसी अन्य कारणों की वजह से सप्लाई कम हो गई, अब आप सिर्फ 50 पीस बेच पा रहे हो, तो आप इसे कहोगे लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, पीछे की साइड शिफ्ट होना, या इसे आप बैकवर्ड शिफ्टिंग भी कह सकते हो। बैकवर्ड शिफ्टिंग, पीछे की ओर हटना, ये है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। इसके कारण क्या है? अगर मैं आपसे रीज़न पूछूं कि भाई इंक्रीज इन सप्लाई का कारण क्या है, तो भैया प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस की कारण हो ही नहीं सकता, तो बाकी जो 7 फैक्टर्स बच गए थे वही कारण है। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे सपोज करो उस कारणों में से सबसे आसान था नंबर ऑफ फर्म्स, भैया फैक्ट्री है, सप्लाई कब बढ़ेगी? फैक्ट्रियों की वजह से, जब फैक्ट्रियां बढ़ जाएंगी। तो ऐसे ही आप यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स के नाम लिख लेना, और उसके बाद मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। देखिए हम जरा क्या लिखा है यहाँ पर, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम मूवमेंट कहते हैं, चेंज इन सप्लाई को हम शिफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड यही बातें कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो चेंज होता रहता है, और बाकी सारे फैक्टर्स जो है आपके यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सप्लाई कर्व। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ये दो तरह की होती है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये हम पढ़ चुके हैं। शिफ्ट कहीं ना कहीं इसका दूसरा नाम चेंज इन सप्लाई है। ये टाइप जो है वो अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। यहाँ पर प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद ये शिफ्ट होता है, या तो राइट साइड होता है या तो लेफ्ट साइड होता है। तो डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई इसके नाम होते हैं। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को वो डिटेल में समझाने की कोशिश करेगा। एक्सटेंशन के अंदर देखो, प्राइस 1 से 5 हुआ तो क्वांटिटी भी 1 से 5 हो गई, यानी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ गई। राइज इन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक्सटेंशन। तो पहले मैं इस पॉइंट पर था, अब मैं इस पॉइंट पर हो गया, इसी को मैं कहता हूँ अपवर्ड मूवमेंट।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, उसी टेबल को उल्टा करके बना दिया, प्राइस पहले 5 था अब 1 हो गया, तो पहले मैं 5 पीस बेचता था अब 1 पीस बेच पा रहा हूँ। प्राइस कम तो इसलिए सप्लाई भी सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। पहले मैं इस पॉइंट पे था, अब मैं गिरकर इस पॉइंट पर आ गया हूँ, तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड मूवमेंट, ऊपर से नीचे की साइड आ रहा हूँ तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। ओके इसके बाद आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई आ जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई को हमने क्या कहा था, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखो प्राइस तो सेम है लेकिन फिर भी आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो पहले मैं 20 पीस बेच पा रहा था, अब मैं 30 पीस बेच पा रहा हूँ। हो गया ना राइट साइड शिफ्ट। राइट साइड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट भी हम इसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कारण पूछेगा। अब मेरे कारण की बात करें तो देखो क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। हो गया ना कारण। ये सारे अदर फैक्टर्स थे, ये सातों के सातों अदर फैक्टर्स थे। नंबर ऑफ फर्म, फैक्ट्रियाँ बढ़ जाएंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसका देखो ये लिखा ना, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस, लेबर सस्ती सप्लाई ज़्यादा। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिटिंग प्रोडक्ट, भैया कॉफ़ी तो सस्ती होगी इसलिए टी की सप्लाई बढ़ गई, तो प्रोड्यूसर प्रॉम्प्ट टू सेल मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म, फैक्ट्रियाँ बढ़ गई। एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस, आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस सस्ता हो जाएगा, और सस्ता हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर आप करंट प्राइस पर ही ज़्यादा बेचने वाले हो। शिफ्ट इन गोल, अब आपने सप्लाई बढ़ानी है तो आपका यानी सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल होगा। प्रॉफिट में तो आप कह रहे हो सप्लाई कम होनी चाहिए, तो आपने अपना गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर शिफ्ट कर दिया। क्लियरेंस सेल लगा दी, स्टॉक क्लियर करो भाई किसी भी दाम में। टैक्सेस कम हो चुके हैं, सब्सिडी बढ़ चुकी है, ये भी आपका एक कारण है। डिक्रीज इन सप्लाई, प्राइस तो सेम रहेगा लेकिन फिर भी आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो पहले मैं इस पॉइंट पर था, अब मैं पीछे वाले पॉइंट पर आ गया, तो मैं इसे लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग भी कह सकता हूँ, पीछे की साइड भी कह सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसे बैकवर्ड शिफ्टिंग भी कह सकता हूँ। कारण फिर से वही जो आपने वहाँ पर इंक्रीज में पढ़े थे, बिल्कुल उसी के उल्टे आप यहाँ पर डिक्रीज में पढ़ने वाले हो। पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, फर्म्स घट चुकी हैं, सरकार ने टैक्स लगा दिया है, सब्सिडी हटा दी है, ये सब तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो। फैक्टर के प्राइसेस बढ़ चुके हैं यानी लेबर महंगी हो चुकी है, कंपीटिंग प्रोडक्ट महंगा हो चुका है, तो सब प्रोड्यूसर को वही कंपीटिंग प्रोडक्ट बेचने में मज़ा आ रहा है, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कम कर दी है, फैक्ट्रियां छोड़कर जा चुकी हैं। एक्सपेक्टेड फ्यूचर में आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेंगे तो आज करंट सप्लाई हम कम कर देंगे। शिफ्ट इन गोल ऑफ अ फर्म, सेल्स मैक्सिमाइजेशन से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर शिफ्ट कर चुके हैं। सरकार ने टैक्सेस लगा दिए हैं या जो छूट दे रखी थी वो विड्रॉ कर लिए। तो एक बार जो हमने वहीं पढ़ लिया वो ही हमने उसको दो अलग अलग हिस्सों में स्टडी करके लिख दिया। ओके इसके बाद आपके पास कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। वैसे तो ये डिफरेंस मैं बिल्कुल डिटेल में करा चुका हूं लेकिन फिर भी मैं थोड़ा फास्ट पेस पर करा रहा हूं। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट कहीं ना कहीं जो है वो प्राइस की वजह से होती है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। शिफ्टिंग जो है वो प्राइस तो कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर्स की वजह से बदलाव देखने को मिलते हैं। तो movement along supply curve refers to all such situation when change in supply is related to change in own price of a commodity। इसी को हम change in quantity supplied भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी चेंज होंगे वो अदर फैक्टर्स की वजह से होंगे, अदर देन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। यहाँ पर प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की वजह से कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, इसी को हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। अदर डेटर्मिनेशन, यहाँ पर अदर डेटर्मिनेंट्स या अदर फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं और यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है। डायग्रामेटिकली यहाँ पर आपको, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मूवमेंट दिखाई देती है अपवर्ड और डाउनवर्ड, और यहाँ पर अगर डायग्रामेटिकली बात करूँ तो यहाँ पर आपको शिफ्टिंग दिखाई देती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ओके मेरी बात। अब एक्सटेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई, कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये बड़ा इजी है। एक्सटेंशन कहीं ना कहीं मूवमेंट का हिस्सा है और इंक्रीज इन सप्लाई कहीं ना कहीं शिफ्टिंग का हिस्सा है। तो एक्सटेंशन कब होगी, जब प्राइस बढ़ जाएगा, और इंक्रीज या शिफ्टिंग कब होगी, यानी कि सपोज करो जब अदर फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आएंगे। तो एक्सटेंशन रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एक ही कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, यहाँ पर अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई अपवर्ड मूवमेंट करता है। अब इंक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं, यहाँ पर ऑन प्राइस तो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर जब भी हम स्टडी करते हैं ऑन प्राइस को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, और इंक्रीज इन सप्लाई में आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग देखने को मिलती है।
फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सेम ऐसे ही आपको कॉन्ट्रैक्शन का और डिक्रीज इन सप्लाई का बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सप्लाई refers to decrease in quantity supplied of a commodity due to decrease in own price of commodity। अपना प्राइस कम प्रोडक्ट का तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो अगर आपकी सप्लाई कम हो रही है तो और उसके कारण है जो वो अदर फैक्टर्स हैं और वो प्राइस कारण नहीं है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तब आपको यहाँ पर डिक्रीज इन सप्लाई देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज स्टडीड ऑन द अजम्पशन दैट कि अदर फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं और यहाँ पर डिक्रीज इन सप्लाई में ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को कांस्टेंट कहते हैं। डायग्रामेटिकली बात करें तो ये आपकी जो है डाउनवर्ड मूवमेंट है और ये कहीं ना कहीं आपकी बैकवर्ड शिफ्टिंग है। ओके मेरी बात, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट में। इसके बाद अब आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करेगी सप्लाई कर्व को। सिंपल है, ये अपना सप्लाई कर्व है, टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगी तो राइट साइड चली जाएगी, टेक्नोलॉजी पुअर हो जाएगी तो बैक साइड चली जाएगी। प्राइस तो यहाँ पर जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो देखो प्राइस तो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो राइट साइड और टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती तो लेफ्ट साइड। हाउ डज इनपुट प्राइस, इनपुट प्राइस का मतलब वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कीमत की बात कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बातें कर रहा है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की बातें कर रहा है। अगर भैया आपका प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर अदर फैक्टर है तो ये सप्लाई हमने डिफ़ॉल्ट वाला बना दिया। अगर लेबर महंगी हो जाएगी, लेबर महंगी हो जाएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आप सप्लाई भी कम कर दोगे। ऐसी लेबर सस्ती हो जाएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा तो आप सप्लाई ज़्यादा कर दोगे। तो देखो यहाँ पर देखो एरो में भी लिखा है, बढ़ेगी कब, सप्लाई शिफ्ट फॉरवर्ड इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनपुट प्राइस। लेबर के सस्ती होने से, इनपुट के सस्ती होने से सप्लाई बढ़ेगी, इनपुट के महंगा होने से सप्लाई घट जाएगी। जीएसटी और सप्लाई कर, जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बातें कर रहा है। तो अगर सरकार सपोज करो टैक्सेस हम पर लगा देगी, टैक्स बढ़ा देगी तो सप्लाई कम हो जाएगी और टैक्सेस कम कर देगी तो सप्लाई जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। ओके, यही बात हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके डन। यहाँ पर इसके बाद आपके पास अगर सरकार सब्सिडी दे देती, छूट दे देती, रिलैक्सेशन दे देती तो क्या होता, सरकार अगर हमें छूट देती तो सप्लाई बढ़ जाती और अगर सरकार जो है वो छूट को कम कर देती, विड्रॉ कर देती तो सप्लाई जो है वो आपकी कम हो जाती। डन मेरी बात। इसके बाद आपके पास आ जाता है सब्सिडी और सप्लाई कर। सब्सिडी वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सब्सिडी अगर सरकार देगी, छूट आपको सरकार देगी तो आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और अगर सरकार सब्सिडी को विड्रॉ कर लेगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम तो वो आपकी कहीं ना कहीं बैकवर्ड शिफ्टिंग या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करें तो मतलब क्या, अभी वो टी और कॉफ़ी वाला एग्जाम्पल भूल मत जाना, कहीं ना कहीं मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। लिखता है कंसीडर टू एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। तो इसको हम सिंपल समझ लेते हैं, जो डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, देखो कॉफ़ी का प्राइस दे रखा है, कॉफ़ी की क्वांटिटी दे रखी है। तो यानी कि आप टी की बातें कर लेते हैं, भाई कॉफ़ी की प्राइस वगैरह तो सेम है, कॉन्स्टेंट है। तो चाय का प्राइस अगर कम हो गया, चाय का प्राइस अगर कम हो गया मतलब प्रोड्यूसर को चाय बेचने में मज़ा नहीं आएगा तो वो क्या बेचेगा, कॉफ़ी। तो इसीलिए वो राइटवर्ड शिफ्टिंग की बातें कर रहा है। कब ऐसा होगा, जब चाय की कीमत कम हो जाएगी। और जब चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर को कॉफ़ी में मार्जिन दिखाई नहीं देगा, वो फट से चाय बेचने भाग जाएगा और कॉफ़ी की सप्लाई को कम कर देगा। तो ये आपकी हो जाएगी बैकवर्ड शिफ्टिंग।